मैंने 24/1/2023 का मैंने सीटेट का क्वेश्चन का वीडियो मैंने डाल दिया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और उससे अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाएं। इसी कड़ी में आज 7/2/2023 का क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं ताकि आप देखिए और समझ पाइए कि आखिर सीटेट का अप्रोच क्या होता है और आपका अभी किस दिशा में अप्रोच जा रहा है। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर आपका स्वागत है। देखिए, वीडियो देने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपना समय व्यतीत करें। वीडियो देने का तात्पर्य ये है कि आप देखिए कि सीटेट किस प्रकार के क्वेश्चन का अप्रोच करता रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछता है। कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चनों को आप अंडरलाइन करें, एक नोट्स तैयार करें और अपनी तैयारी 360 डिग्री रखें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। यह 7/2/2023 का मॉर्निंग शिफ्ट पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है सरल से जटिल की तरफ होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, बेसिक से स्थानीय ओर होता है या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसका पहला आंसर हो जाएगा सरल से जटिल की तरफ होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? पहला आरंभिक काल बाल्यावस्था, दूसरा माध्यमिक बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा प्रसव पूर्व अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा पहला आरंभिक बाल्यावस्था। चूँकि क्वेश्चन बाइलिंगुअल है और दोनों को जब मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं हिंदी को ही प्रेफर कर रहा हूँ। वीडियो को आप पॉज कर इंग्लिश को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है? पहला समाजीकरण, दूसरा समायोजन, तीसरा समावेशन और चौथा अनुकूलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला समाजीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं वह उनसे वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? पहला संवेदी चालक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट संवेदी चालक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देती है अपनी सोच में क्या दर्शाती है? जीवनवादी चिंतन, केंद्रीकरण, अप्रतिबद्धता या वस्तु स्थायित्व। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जीववादी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? पहला समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा स्कीमा, तीसरा पार और चौथा सामाजिक अंतःक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? पहला विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, दूसरा वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, तीसरा है उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पार या अवलंबन देना और चौथा है उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पार या आलंबन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत विकास की प्रथम अवस्था को क्या विशेषता है? पहला नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरा दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, तीसरा कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना और चौथा अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, दूसरा बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, तीसरा है बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामांकीकरण व पृथक्करण किया जाता है
और लास्ट है, बच्चे इनाम को पाने के लिए सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपको लगभग सभी शिफ्ट के क्वेश्चन समय समय पर दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है? हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, अपने नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को 360 डिग्री तैयार करें। तो इसका समान आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक्य खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। पहला, प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, नकारना चाहिए। और चौथा, के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसीलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? पहला, जेंडर भूमिका में लचीलापन। दूसरा, जेंडर समानता। तीसरा, जेंडर गतिशीलता। या चौथा, जेंडर प्रारूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जेंडर प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला, विभेदित निर्देश। दूसरा, मानकीकृत निर्देश। तीसरा, उद्दीपन। और चौथा, अनुबंधन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभेदित निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचनावादी कक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? पहला, वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं। दूसरा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। तीसरा, मानकीकृत परीक्षाएं। और चौथा, मानक संदर्भित परीक्षाएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सहयोगात्मक परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इससे संशोधित करना। दूसरा है, शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना। तीसरा है, रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना। चौथा है, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेशों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों को विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा समावेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आजकल इसी से लोग ज़्यादातर फंस रहे हैं, नहीं से। निगेटिव वर्ड हमेशा सवाल को उलझाता है। तो विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना। दूसरा, विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना। तीसरा, केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार बनाना। और चौथा, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार को मानना, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या देगा, बढ़ावा नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जूझ रहे हैं किससे? गुणज वैकल्प, पठन वैकल्प, श्रवण बाधिता, लेखन वैकल्प। राइट आंसर हो जाएगा पठन वैकल्प। विकास से संबंधित वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बनाकर डाल दिया है, आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें।
श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। मैंने क्या बोला है कि नेगेटिव क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। श्रवण ने किताबें, मुद्रित पुस्तकें, उपशीर्षक वाले वीडियो या त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र। त्रिआयामी को ही 3D डायमेंशन कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रवण किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को अपने कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। पहला, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न। दूसरा, सही मिलान करने वाले प्रश्न। तीसरा, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न। या चौथा, खुले जवाब वाले प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खुले जवाब वाले प्रश्न। आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी और सही दिशा में चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, पहला, उसे नज़रअंदाज किया जाए। दूसरा, उसे नकारा जाए। तीसरा, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। और चौथा, उनकी अपेक्षा की जाए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चीज़ों को बनाकर, पढ़कर लिखकर, बोलकर सुनकर और सोचकर और मनन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। पहला, शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानीकरण पर बल देता है। दूसरा, शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। तीसरा, शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। और चौथा, शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठचर्या का पालन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। पहला, अपनाना। दूसरा, हीनता। तीसरा, क्रोध। चौथा, अलगाव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसमें बेहतर होगी। पहला, तार्किक सोच। दूसरा, निष्क्रिय अनुसरण। तीसरा, प्रतिक्रिया से। चौथा, कार्यात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बच्चे की भ्रांतियां व त्रुटियां। पहला, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है। दूसरा, बच्चे के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है। तीसरा, बच्चे की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। और चौथा, वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है, इस बात का संकेत करता है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उनकी रुचि की नहीं है। पहला, आनंद। दूसरा, उत्सुकता। तीसरा, उत्साह। और चौथा, वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैंने जब पिछला वीडियो डाला था तो उसमें भी अभिकलन और कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा था अभिकलन निगेटिव टैग वर्ड वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही 2 सालों से पूछ रहा है, आप जरूर उस पर काम करें। पहला है, अभिकथन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। इसका कारण क्या है, इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। कथन भी गलत है और
उसका कारण भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? पहला, विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर या सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर और सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? पहला, व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और तीसरा है, व्यवहार में सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। और लास्ट ऑप्शन है, वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैथ है, मैथ को मैं स्किप कर देता हूं, आप सवाल को देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बिना आंसर देखे खुद बनाने का, उसके बाद आंसर मिला कर देखिएगा, तब आपको असली तैयारी की अंदाज़ा या पता चलेगा। तो इसीलिए आंसर पर पहले मत जाइएगा, सवाल को देख लीजिए। क्योंकि मैथ को अगर मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा तो इसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 2 या 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो सीटेट 2.5 घंटा ऐसे ही नहीं दे देता है, सीटेट बहुत समझदार है। इसीलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैथ को स्किप कर रहे हैं, मैथ के पेडागोजी को समझाएंगे। अब देखिए, दो संख्या का अनुपात है, 11 और 17 को क्या मानना होगा, x के मान करके आराम से निकाल लीजिए। खैर चलिए, सवाल को सॉल्व करेंगे कभी बाद में। मैथ का एक स्लिप अलग से निकाल देंगे वीडियो इसका और डाल देंगे सॉल्व करके। आप सिर्फ सवाल को देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिएगा, तब आंसर मिलान करके देखिएगा कि आपका जो आंसर है और सीटेट का जो आंसर है क्या वो था टैली करता है या नहीं करता है। ये भी देख लीजिएगा। सब मैथ जो न्यूमेरिकल रहता है ना, बहुत हल्का रहता है। आपकी बेसिक जानकारी ही आपको 15 में 15 दिला सकती है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस में रहना चाहिए। आपको आप अभ्यास में रहें, मैथ बनाते रहें, तभी आपके सवाल अच्छे से जाएंगे। देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल है। ये तीसरा या चौथा क्लास का क्वेश्चन है। अगर इसको बनाने में किसी देखिए, आसान क्वेश्चन में ही गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, हार्ड क्वेश्चन में गलती होने की संभावना नहीं रहती। तब तो फिर आपका अप्रोच दूसरे दृष्टिकोण से चला जाता है। आसान क्वेश्चन को देखकर आपको लगता है कि ओ ये तो इजी है, चलो बना देते हैं, लेकिन हकीकत में वही क्वेश्चन आपको लेकर डुबोता है किसी भी एग्जाम के लिए। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। एक पतंग में सममित रेखाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर है 2। मतलब एक पतंग में सममित रेखा की संख्या मात्र 1 होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कल आयत में पूछा था कि कितने रेखा होती है, आयत में कितनी होती है। कमेंट जरूर कीजिएगा आप, अगर आपने पढ़ा है तो। ये सब मैथ का क्वेश्चन है। औसत एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। सभी प्रश्नों को जोड़ दीजिए, जितने प्रश्न हैं उसे भाग दे दीजिए। खैर एक्सप्लेनेशन मैथ करेंगे बाद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने पेडागोजी हैं, सीडीपी हैं, ईवीएस हैं, चलिए ये क्वेश्चन है बताने लायक। फैजा कहती है कि 1/8, 1/2 से भिन्न
बड़ा भिन्न है। फैजा द्वारा दी गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यह है ऑप्शन नंबर 2 अवधारणात्मक त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। पहला, सुसंगत और एस्थेटिक। दूसरा, महत्वाकांक्षी और एस्थेटिक। तीसरा, एस्थेटिक और गतिविधि पर केंद्रित। और चौथा है महत्वाकांक्षी और सुसंगत। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा महत्वाकांक्षी और सुसंगत। प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आधार के रूप में लिया जा सकता है? पहला, आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिसमें संख्या भी शामिल है वो। दूसरा, बीजीय समीकरणों का परिचय देने के लिए ग्राफी विधि का उपयोग करना। और तीसरा, समस्या को हल करने के लिए बीजीय सर्वसमीकरणों का परिचय देना। और चौथा, दैनिक जीवन में बीजगणित के उपयोग पर बल देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिनमें संख्याएं भी शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 25 को 7 से गुना करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी 7 बार 25 को जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गया संदर्भ में सही है? पहला, अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई युक्ति का शिक्षक द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता है। तीसरा, विद्यार्थियों के सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया है। और चौथा, विद्यार्थियों के पास योग और वैकलन दोनों की अवधारणात्मक समझ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा औपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग करने पर बल देने की आवश्यकता है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों के सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। पहला, गृह कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों को चरण दर चरण पूरा करने। दूसरा, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित नियमित परीक्षाओं में सफलता। तीसरा, उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करने। चौथा, औपचारिक कलन विधि को कंठस्थ करने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है? पहला, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व। गणित की संचयी प्रकृति, जेंडर विशिष्ट योग्यताएं। और चौथा, रचनात्मक आकलन तकनीकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व और गणित की संचयी प्रकृति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयत से किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए करता है वह है, पहला, पलटना। दूसरा, घूर्णन। तीसरा, यह रूपांतरण संभव नहीं है। और चौथा, स्थानांतरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पलटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण से के संबंध में सही है? पहला, इसका परिचय नहीं देना चाहिए क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी आंकड़ों को संभाल नहीं पाएंगे। दूसरा, यह अंकगणित और ज्यामितीय गणितीय अवधारणाओं से संबंध नहीं है। तीसरा है, इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ सकते हैं। और चौथा है, यह उच्च संज्ञानात्मक कौशल की उपेक्षा रखता है जो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पास नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्तकौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है? पहला, यह गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। दूसरा, इनका उपयोग गणित की कक्षाओं में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। तीसरा, इनका उपयोग आकलन के लिए एक शिक्षण शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है। और चौथा, यह गणित की अमूर्त अवधारणाओं के मूर्त प्रस्तुतिकरण में मदद करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है। लचीले फीते की नई लंबाई क्या है? हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष उपयुक्त इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। मूल अवधारणा जिसकी ओर वह संकेत कर रही है वह है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योग। नीचे दो विद्यार्थियों के बीच अपनी गणित की कक्षा के बारे में हो रहा संवाद दिया गया है। पहला, ए कह रहा है क्या? ध्यान से सुनिएगा। मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे पर मुझे पूछने में डर लग रहा था। दूसरा, मैं गणित का प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए तो कहीं मैं बेवकूफ़ न कहला जाऊँ। यह संवाद क्या प्रदर्शित करता है? पहला, अध्यापक केंद्रित कक्षा। दूसरा, गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी। तीसरा, गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी द्वारा बताए गए बहाने। और चौथा, अध्यापक की अवधारणाओं के प्रति समझ की कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी। मतलब अध्यापक केंद्रित कक्षा और गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वतः या स्व अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर थर्ड, या सीखना कि कैसे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? पहला, शिक्षक को यह समझाना चाहिए कि अनुमान लगाने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है। दूसरा, शिक्षक को उन विद्यार्थियों के उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए जिनके उत्तर अनुमानित उत्तर से काफ़ी दूर है। तीसरा, शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट है। और चौथा, शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों के प्रयास के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उन पर चर्चा करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों के प्रयास के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उन पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। पहला, माता पिता के बच्चे के लिए घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना। दूसरा, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाना। तीसरा, गणित के बच्चों को सीखने की रह गई कमियों को समझाना। और चौथा, बच्चों की कक्षा में विभिन्न खंडों में बांटना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गणित में बच्चों को सीखने में रह गई कमियों को समझाना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित की एक कक्षा में विद्यार्थी कहता है, एक वर्ग, एक समानांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों है। वह आगे कहता है कि सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वयं सिद्धीय। सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे आपका EVS
टेपियोका पौधे को खाने योग्य हिस्सा ए खाली स्थान है और वह बी खाली स्थान में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी किस राज्य का है या कौन सा भाग है टेपियोका का? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जड़ और केरल। मतलब कि खाने को योग्य हिस्सा जड़ है और यह केरल में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। समझ गए? आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे अनुरोध है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। खाली स्थान की कमी से रक्त अल्पता जिसे एनीमिया का होता है, खाली स्थान तथा खाली स्थान सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ए बी सी क्या है? देखिए, एनीमिया किससे होगा? तो लोहा से होगा, मतलब आयरन से होगा। किसमें एनीमिया सबसे ज़्यादा होता है? तो पालक और खजूर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये लोहा चला जाएगा यहाँ, आयरन चला जाएगा बी में और खजूर चला जाएगा सी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंजलि नई दिल्ली से तिरुअनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? मैप से तो क्वेश्चन आपको पूछना फिक्स है। मैथ कुछ ऐसे टॉपिक हैं सीटेट का या किसी भी टेट राज्य स्तरीय टेट का जो टॉपिक फिक्स है, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी में से एक है मैप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी। क्वेश्चन है, कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स खाली स्थान अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। एक्स कौन है? कोई अदर नहीं, कोयल है। ठीक है, वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा का जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। एक्स वाई क्या है? ऑप्शन नंबर 2 कन्नौज, जो यूपी का एक जिला है, उत्तर प्रदेश। सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल को ध्यान से देखिएगा। उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। इसका थिंकिंग क्या है, तर्क क्या है? अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन है, आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं। इस परिस्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला, लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। दूसरा, कुएं के आसपास के क्षेत्र मिट्टी कंक्रीट की हो गई है। और तीसरा, कुएं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ए भी सही है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट का बी भी सही है। कुएं के आसपास लोग मिट्टी कंक्रीट का हो जाएगा तो जो मिट्टी और पानी सोखेगा नहीं, जब पानी नहीं सोखेगा तो भौम जल, जो धरती के अंदर का जो जल है उसकी पूर्ति नहीं होगी, तो निश्चित है कुआं सूखेगा। क्या एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए एक समान तरीका है। इसका क्या कारण है? मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं। तीसरा, मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है। और चौथा, मिट्टी के तेल गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन का संपर्क ही खत्म कर देता है मिट्टी का तेल, जिससे मच्छर मर जाते हैं। और मच्छर के लार्वा को खाने के लिए एक मछली का पालन भी किया जाता है, जिसे हम गम्बूसिया मछली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये मैप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती है
और मिट्टी से पुती होती है। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में हैं? पहला मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा बर्फीले क्षेत्र, तीसरा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और चौथा मैदानी इलाके के वन्य क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंदी एक जड़ है और तर्क है यह भोजन संग्रहित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दावा है झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। तर्क है राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। हालांकि अब झूम खेती की प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो रही है क्योंकि पर्यावरण बहुत ज़्यादा अधिक प्रदूषण हो जाता है। आप देखते होंगे कि जब पंजाब और हरियाणा के इलाकों में पराली जलाई जाती है तो उस पर रोक लग रहा है अब, तो इसी तरह झूम खेती भी अब रोका जा रहा है। केंचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। तर्क है केंचुआ खरपतवारों को नष्ट करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है पर आर गलत है। खरपतवार को नष्ट कैसे केंचुआ करेगा? इसका राइट आंसर कैंडिडेट क्या दिया है? 1। अरे तो दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव अपने घर में कंपोस्ट बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एल्युमिनियम पत्ती, वनस्पति छिलके, अंडे के छिलके, वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय पत्तियां, कागज, तीसरा वनस्पति छिलके, पॉलीथीन कागज और चौथा एल्युमिनियम पत्ती और दूध के पैकेट या अखबार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय पत्तियां, कागज, क्योंकि ये तीनों पर्यावरण में आसानी से घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह सजीव है क्योंकि यह पौधों में वृद्धि कर सकता है। ये आपका पैसेज आ गया, देख लीजिए कितने छोटे छोटे पैसेज होते हैं और क्वेश्चन पैसेज 3-4 पैसेज होते हैं और इसी से आपके क्वेश्चन पूरा होते हैं। इसमें गलती की संभावना ना रखिएगा, यही आपके स्कोरिंग पार्ट सब हैं, क्योंकि पैसेज में टू दी पॉइंट आपको आंसर खोजना है ऑन द स्पॉट, और वहाँ पे अगर आप गलती कर दिए तो फिर आपकी गलती बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख लीजिए समाज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका समाज का भी तैयार होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी का भी पेडागोजी आएगा ही, देख लेते हैं। चलिए आ गया पेडागोजी। भारत में विद्यार्थी शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, समग्र भाषा उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य समुदाय लोगों का वह समूह है जो, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा का प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? पहला है, कहानी की थीम से संबंधित शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए।
दूसरा, कहानी के अंत का अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए। तीसरा, कहानी को कंठस्थ के कक्षा में वर्णन करना चाहिए। और चौथा है, कहानी के पात्रों पर विमर्श करने के मौके देने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है? पहला, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। दूसरा, बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते। तीसरा, बच्चे किसी बात का अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है। चौथा है, बच्चे अपने बोली गई बातों को दोहराते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे उड़ती हुई चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? व्याकरण, ऑप्शन नंबर है व्याकरण अनुवाद विधि। दूसरा, संप्रेषणात्मक उपागम। तीसरा है प्रत्यक्ष विधि और चौथा है संरचनात्मक उपागम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संरचनात्मक उपागम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गहन पठन क्या है? सरसरी तौर पर पठन। दूसरा, गंभीर पठन। तीसरा, पठन से पूर्व या सामूहिक पठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गंभीर पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्थीरिया का लक्षण है? पहला, लेखन में कठिनाई। दूसरा, ध्वनि, वर्ण या शब्दों का दोहराव या लंबी तान में बोलना। तीसरा, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठों के समन्वय में कठिनाई। और जिन शब्दों को बच्चे सुनते हैं व पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठों के समन्वयन में कठिनाई। ठीक है, देखिए इससे संबंधित मैंने जो अधिगम विकास से संबंधित वीडियो है मैंने उसे अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो ज़रूर देखें। इससे मैंने कल भी जब आपको प्रश्न करवाया था इससे पहले वाले वीडियो में तो सवाल पूछे थे, और इस वीडियो में भी आप देख लीजिए, अधिगम विकास से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक अधिगम विकास से संबंधित नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप मेरे चैनल पर चले जाइए, और अधिगम विकास से संबंधित आपको सभी प्रकार के विकारों को दिया गया है, आप जरूर देखें। वो क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पठन का उपकौशल नहीं है? पहला, संबद्धता स्थापित करना। दूसरा, अनुमान लगाना। तीसरा, अंतःक्रिया करना। चौथा, विश्लेषण करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतःक्रिया करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें? पहला है, पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। और दूसरा है, डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध में ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए सही है और बी गलत है। ये गलत है और ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती है? पहला, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। दूसरा, बच्चों को कहानियां सुनाना। तीसरा, कक्षा की दीवार पर सजाने के लिए दीवारों पर फूल और पशुओं को चित्र चिपकाना। और चौथा, मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चे को लिखने के लिए कहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दीवारों पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भाषा कौशल विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयुक्त की जा सकती है? पहला, अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। दूसरा, बच्चों की कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए। तीसरा, बच्चों को याद रखने योग्य घटना सुनाने के लिए कहा जाए। और चौथा, बच्चों को अपनी से पढ़ी हुई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र को बनाने के लिए कह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
मनुष्य भाषा उसी प्रकार सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल व क्षमताएं भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थर्ड व्यवहारवादी उपागम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाषा अर्जन उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के अवकाश गृहकार्य के रूप में अपनी रुचि को कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड विस्तृत पठन। ये आपका हो गया रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब ये पैसेज हो गया है, इसका आपको आंसर पैसेज है, देख लीजिए पैसेज भी इंग्लिश का। अगर कल तो मैंने संस्कृत का पैसेज उस वीडियो में करवाया था, इस बार इंग्लिश का पैसेज है। पैसेज भी आपको बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं और आपको इसमें इस पैसेज वाले में कि चाहे वो संस्कृत का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, माने नहीं रखता पैसेज किसका है। माने रखता है कि आपके एक भी क्वेश्चन पैसेज के गलत नहीं होने चाहिए, चाहे किसी पोर्शन के हो, गलत आपके नहीं होने चाहिए। पैसेज में आपको क्लियर कट नंबर है और वही आपका स्कोरिंग करवाता है। ठीक है, पैसेज देखते चलिए कि किस प्रकार के पैसे पूछे जा रहे हैं और इसके आंसर फिर बता रहा हूँ, किसी भी चैप्टर का हो आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं और इसमें कुछ होगा बताने लायक तो बता देता हूँ। इंग्लिश पेडागोजी है या नहीं है इसमें। बाप रे कितने सारे पैसेज हैं। चलिए क्वेश्चन है चिल्ड्रन स्टार्टेड आउट एज क्लीन स्टेट्स एंड लैंग्वेज लर्निंग इज प्रिंटिंग ऑफ लिंग्विस्टिक हैबिट्स ऑन दिस क्लीन स्टेट। दिस आइडिया इज सपोर्टेड बाय पियाजे, वाइगोस्की, चॉम्स्की और स्किनर। राइट आंसर योर स्किनर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the parameters is not important for assessing paragraph writing? First, topic sentence, supporting details, good handwriting या coherence। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड हैंडराइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है for dealing with difficult words in the text, a language teacher first converts the words into mother tongue and then asks the student to memorize it. She is using first option grammar translation method। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The 3 stages of phonological awareness are option number 3 syllabus, rhythms and phonemes। नेक्स्ट क्वेश्चन है a teacher gave a worksheet to the student based on the summary of the chapter read and dropped every 5th word from it. She asked them to fill the missing words. What is the test now as? That is called a closed test। Right answer option number first। Which of the following statement is not true for reading? Option number first, reading is a sounding out words and decoding। Next question है a language teacher gives a task to identify adjective use the main character in the story to her 5 guardians. This reading activity is called intensive reading। Which of the following statements is true for enhancing pronunciation skill in children? Option number 3 is your right answer।
A student should be helped to have intelligible pronunciation. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट हाउ टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे, देन दे आर आस्क्ड टू एक्सचेंज देयर राइटिंग विद देयर पार्टनर एंड गिव फीडबैक. दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज कॉल्ड peer assessment. Option number 3 is your right answer. Which of the following is true for dialect and accent? Option number 3 is your right answer. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर. A teacher can make her student effective speakers by option number 3 providing opportunities to express themselves in class. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in preparing a fourth class to take a standardized reading test, the teacher is best advised to option number 3 giving the learners practice in answering question similar to the type of that will appear on the test. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लास स्टूडेंट आर आस्क्ड टू कंपाइल पोर्टफोलियो ऑफ देयर राइट रिटेन वर्क फॉर सिमुलेटिव असेसमेंट चूजिंग देयर बेस्ट 6 pieces of writing. This type of assessment is called student friendly. Option number 2 is your right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज लर्निंग. रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट, एन इंडिविजुअल कैन लर्न ए लैंग्वेज एट एनी एज बट इट इज ईजियर टू डू सो एट ए यंगर एज. सेकेंड ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट, लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू एक्सपोजर. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए और बी आर ट्रू. During a writing activity in class, teacher asks a student to brainstorm on the themselves of writing given to them. This is a strategy for stage of writing process is called pre-writing. एक पर्यावरण शिक्षक के द्वारा बच्चों में आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, सी और डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यार्थियों क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने और सीखने की रुचि जगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों में अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 क्या प्रस्तावना नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, तकनीकी शब्दावली को जानना. अभी कहाँ तक हो गए थे? चलिए, प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र में निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय
पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के लिए अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट व अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह वास्तविक परिवेश को सीखने का मौका देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को दर्शाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से पर्यावरण के उद्देश्य हैं? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी और डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना और विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना। पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में खाली स्थान दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए। नेक्स्ट है, कक्षा प्रथम और कक्षा द्वितीय के पर्यावरण अध्ययन में एनसीईएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और सी, विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, और दूसरा पर्यावरण अध्ययन कक्षा थर्ड के उपरांत उपयुक्त है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता या करती है। पहला, बच्चों के वास्तविक जीवन से संदर्भित हो, दूसरा वास्तविक जीवन से संबंधित हो, तीसरा विद्यालय के वास्तविक तौर पर संबंधित हो, और चौथा वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। ये थे आज के आपके अंतिम प्रश्न। इसके साथ आपके पूरे प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके बाद फिर मैं किसी न किसी सत्र का किसी न किसी डेट का फिर वीडियो डालूंगा। आप इसको देख कर पता करें, जांचें अपनी तैयारी को कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, आप कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखिएगा तब तक आपको हकीकत पता नहीं चलेगा, और जब तक आप बनाइएगा नहीं प्रीवियस ईयर सेट तो तब तक आपकी स्थिति की आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस स्थिति में हैं। अपने दोस्तों के भी शेयर करें और चैनल लाइक करें और कमेंट भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।